हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बेहतरीन होंगे आप लोग। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड इसके बाद हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड इससे रिलेटेड हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो इस सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग वन बाय वन करके बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस in which when there is a change in linkage flux in a coil, an EMF induced in that coil, and if the circuit is closed there is a current flow in that coil. This process is called the electromagnetic induction. It means यदि किसी coil से linkage flux में changing होता है तो उस coil में एक EMF induced हो जाता है, और अगर circuit close है तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक टर्म्स को समझना होगा, जिसमें से सबसे पहले हमको समझना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हमको समझना होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है एरिया वेक्टर, जिसको जानना होगा। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं जहां पर कि हम लोगों ने एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी माना है। इट मीन्स एरिया के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। बट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। और जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी में दो प्रॉपर्टीज होती है। वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है और उसका एक डायरेक्शन होता है। ओके, तो अगर हम किसी एरिया वेक्टर की बात करें तो किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एरिया वेक्टर ऑलवेज perpendicular to the area, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एरिया बनाता हूँ, चलो इस तरीके से अगर मैं कोई एरिया बनाता हूँ, ठीक है, दिस इज एरिया ए। तो अगर इसका हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होगा तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी कि दिस इज द एरिया। सपोज करो हमारा एक सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ द हैंड, तो इसका इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एरिया ए लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। एंड एन कैप इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। ओके, तो अगर हम एरिया वेक्टर को लिखे तो एरिया वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एन कैप, वेयर A is the magnitude and n cap is the direction of area. ओके, तो इस सेशन में जब भी हम एरिया की बात करेंगे वहां पे एरिया को हम एक वेक्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर जैसे कि इस तरीके से अगर एरिया हमारा हो, जैसे कि इस तरीके से हमारा एक एरिया हो, ठीक है, ये अगर हमारा एरिया है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, इस तरीके से अगर इस तरीके से कोई एरिया रखा हुआ है तो इसके एरिया वेक्टर कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि दिस इज द एरिया एंड एरिया वेक्टर क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया और एरिया वेक्टर एक दूसरे के ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की। What is magnetic flux? Magnetic flux is magnetic lines of force passing normally to the area.
क्लियर हुआ? किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस को ही मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, यानी कि किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर जितने भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो गए दैट विल बी कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे अगर हमारा यहाँ पे देखो कोई एरिया है, दिस इज द एरिया, ठीक है, ए, एंड यहां से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, और यह एरिया मैग्नेटिक फील्ड बी से नॉर्मली रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी ए, यानी कि ए एरिया से बी मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। ओके, अब देखो अगर एरिया हमारा मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे रखा हो, जैसे हमारा एरिया इस तरीके से हो, एरिया इस तरीके से हो, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एन कैप। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? इधर की ओर है, और बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा है, इसके बीच में एंगल थीटा है। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स बी क्या होगा? बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, इंटू ए, यानी कि कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इंटू एरिया। इट मीन्स अगर एंगल थीटा है तो इस बी का इस एन की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर फाई निकालें, यहाँ से अगर फाई हम लोग कैलकुलेट करें तो फाई इक्वल्स हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू ए होगा, यानी कि इस बी का इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा इंटू ए, क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट ए, ठीक है। तो ये किसी भी एरिया से निकलने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो इसमें एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई एरिया है इस तरीके से कोई एरिया है, कोई अनरेगुलर शेप का है, और वह एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी में अनरेगुलर शेप का कोई एरिया रखा हुआ है, तो उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया है, एंड इसका एरिया क्या है? डी ए, and the direction of area vector is, this is the direction of area vector, and this is the theta, this angle is theta। तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे? फाई इक्वल्स टू बी इंटू परपेंडिकुलर टू डी ए, यानी कि बी और बी का वह कंपोनेंट लेंगे जो एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, तो उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? उस केस में यहाँ पे हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू डी ए, है ना। इस बी का इस एरिया के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा इंटू डी ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी डी ए कॉस थीटा, यानी कि फाई इक्वल्स टू बी डी ए कॉस थीटा। देखो स्मॉल हम लोग ले रहे हैं एरिया, स्मॉल एरिया के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई इक्वल्स टू बी डी ए कॉस थीटा।
तो डी फाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट डी ए लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी ड्यू टू द स्मॉल एरिया डी ए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू होल एरिया, अगर होल एरिया के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो पूरे एरिया के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू फाई, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई मिल जाएगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी ए विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस तरीके से अगर कोई अनरेगुलर शेप हो जिसका कि कोई फिक्स शेप नहीं है, उसके थ्रू पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर कैलकुलेट करना होगा तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को यूज करेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। चलो इससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोग देखे यहाँ पे फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, हमारा फॉर्मूला यही आया। हमको अगर फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो बी का डायमेंशन हम लोग निकाल लें, ए का निकाल लें तो हमको मिल जाएगा। तो ए का तो हमको पता है लेकिन बी को हमको नहीं पता है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि कोई भी चार्ज बी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव करता है तो इस पर लगने वाला फोर्स एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। यहाँ से अगर हम लोग बी की वैल्यू फाइंड करें तो बी की वैल्यू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से अगर हमको डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन ऑफ फाई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी, इसका डायमेंशन निकाल लें साइन थीटा इंटू ए। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एंड क्यू का हो जाएगा 80, वी का एल टी माइनस 1 एंड एरिया का L2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, इस T से T कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बच जाएगा, M L2 T माइनस 2 A माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है, दो यूनिट देखिए, एक होता है SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट होता है वेबर, और 1 वेबर कितना होता है, 1 वेबर में क्या होता है, 1 वेबर को हम लोग लिखते हैं 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वेबर का यूनिट होगा, वेबर SI यूनिट होगा, और 1 वेबर में होता है 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ओके, CGS यूनिट देखें, CGS यूनिट। ठीक है, CGS यूनिट हमारा होता है मैक्सवेल, और मैक्सवेल 1 मैक्सवेल होता है 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखो वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन होता है, 1 मैक्सवेल या 1 वेबर इक्वल्स टू 10 पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल इज द CGS यूनिट एंड वेबर इज द SI यूनिट। तो 1 वेबर में 10 पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूलेज हैं और उस पर उसका एक यूनिट्स है जो कि हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो इस पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दे रखा है, क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला विद इट्स प्लेन। जैसे देखो यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप है,
इसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं, और यह रेक्टेंगुलर लूप जिसका डायमेंशन क्या दिया है, इसका एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, इट मीन्स बी का वैल्यू दिया है 0.3 टेस्ला, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक, 0.3 टेस्ला के। नॉर्मल टू द फील्ड, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड एंड पैरेलल टू द फील्ड। फाइंड द फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल इन ईच केस, तीनों केस में फ्लक्स लिंकेज को फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स लिंकेज φ होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, नॉर्मल टू द फील्ड, यानी कि जो हमारा कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी कि इस केस में हमारा थीटा कितना हो जाएगा, इस केस में हमारा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं? देखो हमारा क्या है, हमने बताया कि जो एरिया होता है, एरिया वेक्टर और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, तो ये हो गया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एरिया। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा थीटा, यानी कि 90 माइनस 90 इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब कहोगे 90 माइनस 90 क्यों किया, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर है और इसके बीच का एंगल क्या हुआ 90। तो अगर हम इस 90 डिग्री एंगल को, यानी कि एरिया से जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है उसको माइनस कर देंगे, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 0 डिग्री। तो इस केस में फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, बी का वैल्यू है 0.3 और एरिया कितना हो जाएगा 20 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻6, सही है। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 1.18, यहाँ से अगर हम देखें तो 18 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -4, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 0.18 इंटू 10⁻⁻4 वेबर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0.18 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस बोल रहा है, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड, यानी कि जो हमारा एरिया है इस फील्ड से 30 डिग्री के पर इंक्लाइंड है, लेकिन हमको एरिया का वह कंपोनेंट लेना होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस तरीके से, जैसे इस तरीके से हमारा दिया है, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, और एंगल दिया है थीटा, तो ये थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, लेकिन हमको एंगल फाइंड करना है ये वाला, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, इट मीन्स 60। इस केस में कितना हो जाएगा फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो बी का वैल्यू है यहाँ से हम लोग फाइंड किए हैं, बी कितना दिया है 0.3 इंटू ए का वैल्यू 20 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻6 कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। थर्ड केस में क्या बोल रहा है, थर्ड केस में इन पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस डिग्री में 90 डिग्री हो जाएगा,
देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से हुआ, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरीके से ऊपर की ओर होगा, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस केस में फाई इक्वल्स टू हो जाएगा बी ए कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये होल अमाउंट क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से 3 केस में मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है। फर्स्ट केस में हो जाएगा 0.18 इंटू 10⁻⁴ वेबर, सेकेंड केस में हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁴ वेबर, एंड थर्ड केस में हो जाएगा फाई इक्वल्स टू 0। तो आई होप हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि फैराडेज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे समझाया था, क्या बताया था। ओके, थैंक यू।